डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2020 अनसॉल्व पेपर के पहले सेट को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इसमें आपका सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है, आप इसे देखेंगे तो मैंने आपको कल की क्लास में इसे बता दिया था। ठीक है, आज हमारा काम है दूसरे सवाल को करना। यह है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम नियम भी आपको बताना है, द्वितीय नियम भी आपको बताना है। तो यहाँ पे ये फैराडे जो हैं, फिजिक्स वाले फैराडे नहीं है जैसा कि आप लोग सामान्यतया सुनते हैं। ये फैराडे वही है, नाम वही है, परंतु इन्होंने अपने नियम केमिस्ट्री में भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो केमिस्ट्री में इन्होंने क्या नियम दिया था कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विद्युत अपघटनी सेल में आप एक एनोड बनाते हैं और एक कैथोड बनाते हैं, और बीच में जब विलयन के आपके प्लस माइनस आयन होते हैं, तो जो प्लस है वो माइनस वाले की तरफ जाते हैं, वो माइनस वाले प्लस वाले की तरफ जाते हैं। तो ये प्लस वाले कितनी देर में माइनस पर जाकर कितने ग्राम प्राप्त होते हैं, या माइनस वाले कितनी देर में प्लस पर जाकर प्राप्त होते हैं, इन्हीं की बात करने के लिए फैराडे ने अपना नियम दिया हुआ था। अर्थात कि ये जो आयन हैं इलेक्ट्रोडों पर जाकर मुक्त होते हैं, उन्हीं से संबंधित फैराडे ने अपना नियम दिया हुआ था। इसी को हम बोलते हैं फैराडे का नियम। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी आप पहले प्रथम नियम समझेंगे और उसे लिखेंगे। ठीक है, तो बस नियम आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है आपको। तो आप लिखेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, किसके विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे मेरी बात को सुनकर, धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, याद रखिएगा, मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा W बोल सकते हैं आप इसको, प्रवाहित आवेश Q पर निर्भर करती है, प्रवाहित आवेश Q पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। मतलब यहाँ से जो इनका फॉर्मूला बनता है, आप उसको बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दीजिएगा, W अनुक्रमानुपाती Q। ठीक है, तो Q बराबर आप जानते हैं IT फॉर्मूला, W अनुक्रमानुपाती IT कर दीजिएगा। अनुक्रमानुपाती जैसे हटा के बराबर लगाते हैं, एक नियतांक लगता है Z, जिसे बोला जाता है Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, और ये जो Z की वैल्यू है ना, Z की वैल्यू ध्यान में रखिएगा आप लोग, Z की जो वैल्यू है वो आती है E/96,500, E/96,500। यही फार्मूला आप याद रखिएगा, इसी से सवाल लगता है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, W बराबर E/96,500 IT। इसी से हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपके फैराडे के नियम के सारे सवाल इसी से लगते हैं, और मैंने इस पर सवाल भी आपको बताए हुए हैं। तो आपको जब फैराडे का प्रथम नियम लिखना है तो इस फॉर्मूले को आप जरूर लिखिएगा। यहाँ तक तो आप लिख ही दीजिएगा, नीचे का नहीं लिखेंगे चलेगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पहला नियम। इसका मतलब क्या है कि जितना आवेश आप प्रवाहित करेंगे उतना ही मात्रा मुक्त होगी। ये तो रूल ठीक भी है। समझिए बात आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आयन थे वो इलेक्ट्रोडों पर जाकर मुक्त होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ के आयन इलेक्ट्रोड पर जाते हैं फिर मुक्त होते हैं। अब जितनी देर तक आप धारा प्रवाहित करेंगे उतनी देर तक वहाँ पे आयन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आप ज़्यादा देर तक प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा आयन जाएंगे, कम प्रवाहित करेंगे तो कम आयन जाएंगे।
तीव्रता से प्रवाहित करेंगे तो इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा ना, और ये तेजी से खींचेगा तो और ज़्यादा जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कोई खास नियम नहीं है, नॉर्मल ही है, जितना ज़्यादा आवेश आप प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा आवेश इन पर जाएंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे नियम पर, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ फटाफट, लिखिएगा द्वितीय नियम। यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, क्या प्रवाहित किया जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाए, ध्यान में रखिएगा, समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। तो ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं मतलब याद रखिएगा आप लोग, समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। तो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला तो आप बताइए, ग्राम में मात्रा बट्टे तुल्यांक की भार अर्थात W/E। तो इनके कहने का मतलब है कि जो W/E है वो स्थिरांक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कब तक, जब तक आप समान आवेश प्रवाहित करेंगे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी कहीं से नया नहीं आया है। देखिए अभी आपने देखा W बराबर फॉर्मूला था E/96,500 और IT। ठीक है, तो आप E को इसके नीचे भेज दीजिए तो W/E हो गया, और बराबर IT की जगह आप फिर से Q लिख दीजिए 96,500। अब मैंने आपसे कहा कि समान आवेश प्रवाहित करेंगे आप, समान आवेश प्रवाहित करेंगे आप। तो जब आप समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, देखिए 96,500 था, आपने समान आवेश प्रवाहित किया मतलब Q को स्थिर कर दिया आपने, Q बदल नहीं रहा है। तो Q नहीं बदल रहा तो 96,500 क्यों बदलेगा जी, ये भी तो स्थिर ही रहेगा ना। और जब स्थिर का स्थिर से भाग देंगे तो स्थिर ही तो आएगा, मतलब W/E जो E है वो क्या हो जाता है, स्थिरांक हो जाता है। तो इन गधे को दूसरा नियम बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, अरे उसी नियम से निष्कर्ष दे दिए होते हैं, बताइए, कोई नियम कानून नहीं था इसमें। तो ये बात को आप समझ लीजिएगा कि समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो W/E फिक्स हो जाएगा, ये बात को याद रख लीजिएगा। W ज़्यादा है तो E कम, ये W ज़्यादा है तो E भी ज़्यादा हो जाएगा, W कम है तो E भी कम हो जाएगा, जिससे उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। यही है आपका फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, 1% का अंतर नहीं है पहले और दूसरे नियम में, बस आपको मूर्ख बनाया गया है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो आप ऐसे बना के बता सकते हैं उसको दूसरे नियम में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ होगा तो एक बार थम्स अप करिए और हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब देखा जाए अगला सवाल, ये तो हो चुका है ना। अगले सवाल पे आइए। देखिए कह रहा है भैया कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता काहे प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता काहे को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला कि डी ब्लॉक के तत्वों का अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करने का कारण क्या है। तो पहले तो आप डी ब्लॉक के तत्व ही समझ लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वे दीर्घाकार आवर्त सारणी में वे तत्व, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से एक अंदर वाले कोश के, बाह्य कोश से एक अंदर वाले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जरा आप इस बात को देखिए, मैंने लिखा N-1D, मैंने ऐसा क्यों लिखा, N-1D में प्रवेश करते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने क्यों लिखा, जब आप बाहरी कोश की बात करते हैं तो बाहरी कोश आपका होता है N, और मैंने कहा बाहरी कोश से एक भीतर वाले कोश के, तो बाहरी कोश से एक भीतर कौन होगा, N-1 होगा कि नहीं होगा, और उसके डी में प्रवेश करते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि डी उपकोश के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व किस उपकोश में प्रवेश करते हैं, तो N-1D में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं जी, N-1D में प्रवेश करते हैं। ठीक है,
अब सवाल उठता है कि ये अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि डी ब्लॉक तत्वों के अंतिम उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अतः इन्हें अनुचुंबकीय कहा जाता है। और इनके लक्षण को क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय लक्षण कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आपसे पूछा गया अगला कि परिवर्ती संयोजकता भी बताइए। क्या बताइए, परिवर्ती संयोजकता। जरा सवाल देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये भी बताइए। तो देख लीजिए, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का कारण क्या है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का कारण क्या है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि डी ब्लॉक के तत्व कोष्ठक में आप लिख सकते हैं संक्रमण तत्व, मतलब ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्व कोष्ठक में संक्रमण तत्व हो गया। बंध बनाने में अपने बाहरी कोश के यस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, बाहरी कोश के एस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ भीतरी कोश के डी उपकोश के इलेक्ट्रॉनों का भी प्रयोग करते हैं। भीतरी कोश के डी उपकोश के इलेक्ट्रॉनों का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, बाहरी कोश का यस उपकोश करते हैं और भीतरी कोश का डी उपकोश का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए ये क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर में आपसे पूछा गया, इतना लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर पूछा भैया लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित बताइए। तो ये जो लैंथेनाइड संकुचन है वो है का, जो लैंथेनाइड संकुचन है वो है क्या। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। देखिए, लिखेंगे आप लोग, लैंथेनाइड श्रेणी में आगे बढ़ने पर, लैंथेनाइड श्रेणी में आगे बढ़ने पर लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या क्रम से घटती जाती है। अर्थात ये सिकुड़ते जाते हैं। ठीक है ना, इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव लैंथेनाइड श्रेणी तो ऐसे ही बनी होती है, इस तरह से 14 खाने इसमें होते हैं। अब अगर 14 खाने इसमें होते हैं तो आप बताइए जरा कि अगर ये आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं किसी आवर्त में, ध्यान दीजिएगा, तो परमाणु त्रिज्या वैसे भी तो घटती है, तो यहाँ भी घटती जा रही है। तो इस बात को यहाँ पे इतना बवाल बनाने की क्या ज़रूरत है, बाकियों में नहीं सवाल बनाया गया तो इसमें बवाल क्यों बनाया गया है। तो मैंने कहा जरा सुनो, देखो, पहले आप लैंथेनाइड की परिभाषा को समझो। जो लैंथेनाइड होते हैं
जो लैंथेनाइड होते हैं उनका, लैंथेनाइड जो होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से दो अंदर वाले कोश के, ध्यान दीजिएगा, दो अंदर वाले कोश के एफ उपकोश में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है जी? एफ उपकोश में प्रवेश करता है, जिसे आप लिखते हैं गणितीय भाषा में n-2f। क्या लिखते हैं? n-2f। तो अब जरा आप बताइए कि ये देखिए, ये आपका पहला कोष था, ये दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, छठवां था, और लैंथेनाइडों का भैया प्रवेश करता है 4f में, मतलब चौथे में। तो ये 6 छूट जाता है, 5 छूट जाता है, 4 में प्रवेश करता है। अब बताइए कि आपको जब त्रिज्या लेनी है तो आप लेते बाहरी कोष से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भैया आपका बढ़ रहा है बीच वाले कोष में। अब अगर बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, भीतरी कोष में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो इस बात को हम क्या कहते हैं? इस बात को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है जी? परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है कि जो भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉन इस बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, उसी को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो आप देखिए, एफ के इलेक्ट्रॉन इसको धक्का नहीं देने लगेंगे यार। अब अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसका मतलब बाहर वाले को धक्का दिया जाना चाहिए, और जब बाहर वाले को धक्का दिया जाएगा तो वो बाहर वाला दूर भागना चाहिए ना, इस तरह से बाहर वाला तो दूर भागना चाहिए, मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए। समझिएगा आप ध्यान से, जो हमारे लैंथेनाइड हैं इनकी भैया आगे जाने पे क्या बढ़नी चाहिए? परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, परंतु ये घट रहा है, परंतु ये घट रहा है। आपसे कारण पूछा गया है, भैया बताओ क्यों घट रहा है, तो आप कहेंगे देखिए, चूंकि लिखिएगा आप लोग इस बात को, लैंथेनाइडों में आगे जाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करते हैं, अतः उनकी त्रिज्या बढ़नी चाहिए, परंतु 4f उपकोष नाभिक से सबसे दूर होता है, 4f उपकोष नाभिक से सबसे दूर होता है, इसलिए उसका परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है, इसलिए उसका परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। अतः अपने क्षीण परिरक्षण प्रभाव के कारण, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्षीण परिरक्षण प्रभाव के कारण 4f इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे उनकी त्रिज्या घटने लगती है। तो अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है, तो बस आप इतना ही लिख दीजिएगा कि इसका कारण 4f इलेक्ट्रॉनों का क्षीण परिरक्षण प्रभाव है। बस आप रटना चाहते हैं तो, और समझना है तो मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। अब अगर आप रटना चाहते हैं बस इतना लिख दीजिएगा कि लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या घटती है, इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका कारण 4f इलेक्ट्रॉनों का क्षीण या दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। बस हो गया, काम खत्म आपका, ये हो गया लैंथेनाइड संकुचन खत्म। ऐसे ही आप एक्टिनाइड संकुचन भी लिख सकते हैं, बस इन लैंथेनाइड की जगह एक्टिनाइड कर दीजिएगा, और कुछ नहीं बोलना है, बस आप 4f की जगह 5f कर दीजिएगा। अगर आपको भैया लैंथेनाइड लिखने को आ गया, क्या लिखने को आ गया, यहाँ पे लैंथेनाइड की जगह एक्टिनाइड लिखने को आ गया, तो आप यहीं पे 5f करके सारा का सारा सवाल वही उतार दीजिएगा, ठीक है, 1% का अंतर नहीं होगा, वैसे वो पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए अब आ जाइए जरा यहाँ पे, यहाँ कह रहा है भैया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ एनिलीन बनाइए, मतलब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना है। तो आप जरा एक बात दिमाग में बैठाइए, मैंने आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बताया था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से मैंने आपको फिनॉल बताया था। तो आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला तो बताइए मुझे जरा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए, C6H5SO3H, ठीक है। तो मैंने कहा था कि देखो बच्चा, अगर तुम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहला तुमको क्या काम करना पड़ेगा,
सबसे पहला तुमको ये अम्ल है तो इसकी क्षार से क्रिया करा देनी पड़ेगी। क्षार से क्रिया करा दोगे तो लवण प्लस जल बन जाएगा। तो C6H5SO3 और वही H निकल जाएगा, वहीं पे चला जाएगा Na और प्लस में आपका बन जाएगा H2O। ठीक है, तो आपने कहा तब क्या करेंगे। मैंने कहा देखो जैसे ही इतना बन गया, इसका जब तुमने फिनॉल बनाया था, जरा फिनॉल वाले में याद करना, मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखवाया हुआ है। तो मैंने कहा था तुम इसका NaOH से क्रिया करा देना। किससे क्रिया करा देना? NaOH से। तो इसमें बवाल क्या होता है, सवाल उठता है अब कि जो SO3 है, SO3 इसके Na को लेकर भाग जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, Na को लेकर भाग जाता है और क्या निकाल देता है बाहर? निकाल देता है बाहर आपका Na2SO3। ठीक है, मतलब तीर के बाद हमको Na2SO3 मिल जाता है। और उसके बाद आपका देखिए C6H5 बचा हुआ है, C6H5 बचा हुआ है और यहीं पे आप कर दीजिए OH। तो ये मैंने आपको सिखाया था फिनॉल बनाने के लिए कि आप पहले बेंजील सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराकर, ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराकर लवण बना लीजिए। क्या बना लीजिए? लवण बना लीजिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना लीजिए। फिर उसको NaOH के साथ गला दीजिए तो आपको मिल जाता है फिनॉल। तो आप कहेंगे गुरुदेव फिनॉल नहीं बनाना है, एनिलीन बनाना है, पगला वगला गए हो का? मैंने कहा रुको जरा, ध्यान दो। देखो, तो मैंने कहा देखो डरो मत तुमने यहाँ पे OH किया हुआ है, तुमको वहीं NH2 चाहिए ना, तो तुम सोडामाइड काहे नहीं ले लेते हो? तुम्हारे पास एक रास्ता और है, फिनॉल से भी एनिलीन बचरर अभिक्रिया से बना सकते हो। मैंने वो भी ऑप्शन दे रखा है तुम्हें। फिनॉल से एनिलीन बचरर अभिक्रिया से बना लेना, कौनो बात नहीं, 1% की चिंता नहीं, लेकिन तुम डायरेक्ट भी बनाना तो सीख सकते हो ना। देखो, तो तुमने कहा तो क्या करेंगे, मैंने कहा यहीं सोडामाइड ले लो। क्या ले लो? सोडामाइड, मतलब यहीं पे NaNH2 कर दो, जिसका नाम है सोडामाइड। क्या नाम है जी? सोडामाइड, सोडियम एमाइड मतलब सोडामाइड। तो जब वहाँ पे OH था वहीं भैया अब NH2 जुड़ जाएगा। तो ये तो बहुत सुंदर बात हो गई है, बहुत सुंदर बात हो गई कि नहीं हो गई, बताइए आप। देखिए, मैंने एक का रिएक्शन से आपको 2 रिएक्शन तैयार करा दिया, नहीं करा दिया? आप यहीं पे भैया देखिए, एक बार और देखिए, यहीं पे आप NaNH2 की जगह NaOH लेंगे तो आपका बन जाता है फिनॉल। लेकिन अगर NaOH की जगह NaNH2 ले लेते हैं तो आपका बन जाता है एनिलीन। तो आपको एक रिएक्शन से 2 रिएक्शन तैयार हुए कि नहीं हुए, बताइए ज़रा। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि नहीं है ये, है? बोलिए, आपको याद तो करना ही चाहिए, नहीं याद करेंगे क्या? बोलिए तो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, तो बढ़िया चीज़ है, याद कर लीजिए, सुंदर बात है, बोलिए। हैं, याद हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सही, याद हो गया तो चलिए आगे चलते हैं। भैया एनिलीन की कार्बिलेमीन अभिक्रिया लिखिए। है तो एनिलीन तो एकदम प्राथमिक एमीन एक तरह कार्बिलेमीन अभिक्रिया दे देगा, काहे सर पटक रहे हो जी? हैं, बोलो। एनिलीन C6H5NH2। तो मैंने कहा भैया कार्बिलेमीन अभिक्रिया होती का है? आपने कहा दे गुरुदेव, इतना दिन से पढ़ा रहे हो, यह नहीं जान रहे हो? मैंने कहा बताओ तो आपने कहा देखिए, इसकी क्रिया करा दीजिए CHCl3 से, KOH अर्थात दोनों रिएक्शन में भाग लेते हैं। अब जब भाग लेते हैं तो भैया यहीं पे बन जाता है दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। मैंने कहा अच्छा, तो सूत्र जरा बताओ। आपने कहा आइसोसाइनाइड है तो NC लिख दो। क्या लिख दो? NC लिख दो। और उसके बाद आपका का बाहर निकल जाएगा जी, बताइए। आपका बाहर निकल जाएगा KCl और प्लस H2O। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ और नहीं करा सकते हो क्या? तो आपने कहा देखिए, यहाँ पे जो आपने क्षार लिया है ना, यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? NaOH भी ले सकते हैं। 1% की गलती नहीं होगी, वही रिएक्शन होगा। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो हो गया कि नहीं हो गया? बढ़िया से आपको समझ में आ गया कि नहीं कार्बिलेमीन अभिक्रिया? ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, यहाँ पे डाई एजोटीकरण पूछा है। डाई एजोटीकरण, इसे आपने पढ़ा हुआ है डाई एजोनीकरण। क्या पढ़ा आपने? डाई एजोनीकरण। ठीक है, डाई एजोनीकरण। तो देखिए डाई एजोनीकरण क्या होता है? एनिलीन की क्रिया, लिखिएगा आप लोग, लिखिए, गांठ बांध दीजिए इस बात को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख के ले लीजिए, आएगा। डाई एजोनीकरण, डाई एजोनीकरण लिखिए। निम्न ताप
0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर एनिलीन की क्रिया NaNO2 ऑब्लिक HCl से कराने पर NaNO2 ऑब्लिक HCl से कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, नाम सुनिएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। यह क्रिया डाई एजोनीकरण कहलाती है। तो आपने कहा अच्छा, तो रिएक्शन लिख के बताइए। मैंने कहा लीजिए, आप यहीं पे लिख दीजिए NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तीर के बाद आपका बन जाता है C6H5N2Cl, ठीक है। यही आपका कंपाउंड है। और तापमान भैया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखना मत भूलिएगा। तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, तापमान 0 से 5 डिग्री, क्योंकि मैं आपको यहीं पे एक रिएक्शन फिर बता दे रहा हूँ। अगर यहीं पे तापमान हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो यही जो आपका एनिलीन है, ध्यान में रखिएगा, एनिलीन इसी NaNO2 ऑब्लिक HCl की क्रिया द्वारा HNO2 बनाकर क्रिया कर लेता है। यही दोनों की क्रिया से HNO2 भी बनता है ना, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, याद रख लीजिएगा। ये जो NaNO2 है, ये HCl से क्रिया करता है तो अदला बदली हो जाती है, बन जाता है आपका HNO2 और प्लस में आपका निकल जाता है NaCl। तो जो इसमें HNO2 बना है वो क्रिया कर लेता है और तुरंत ही बना देता है फिनॉल। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और प्लस में आप N2 बाहर निकाल सकते हैं और प्लस में आप H2O भी कर सकते हैं बाहर, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे तापमान आपको तब लिखना पड़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस। इसे आप उच्च ताप भी कह सकते हैं। कहेंगे इतना कौन उच्च ताप है, अरे उससे तो उच्च ही है ना, याद रख लीजिएगा। तो देखिए, ये आपका अगले वाले में एक रिएक्शन भी मिल जाएगा, मैं वहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ फिर से। अभी एनिलीन से आपका बन गया फिनॉल, एनिलीन से क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो आप इसी NaNO2 ऑब्लिक HCl से अगर कम ताप पर क्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और अगर अधिक ताप अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करा देते हैं तो इसी रिएक्शन में बन जाता है फिनॉल। मतलब एनिलीन से आप डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका डाई एजोनीकरण भी हो गया, मैंने आपको बता दिया पूरा विस्तार पूर्वक। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अगले रिएक्शन पे आइए। यही देखिए, यही रिएक्शन फिर से आपसे आगे पूछा जा रहा है भैया, डरिएगा मत, देख लीजिए। ये रिएक्शन आपको खुद करना है, ये सवाल मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं कल की क्लास में आपको बताऊँगा। तब तक आज का आपका होमवर्क है, आप इसे करिए और थम्स अप दीजिए कि आपने इसे कर लिया है, क्योंकि मैं आपको इसे कई बार बता चुका हूँ। ये लक्षण लिखने हैं, आप उसमें पढ़ेंगे, लक्षण मिलेगा, कल मैं आपको इसका लक्षण बताऊँगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए आपका जो लिगेंड है, इसका भी सवाल हम लोग कल ही करेंगे। आप एक बार पढ़िएगा इसको, फिर बताइएगा मुझे क्या कर पा रहे हैं। IUPAC नाम तो आप लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे आपका इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 3 रहेगा, ये 3, ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जो हमारा उससे रिलेटेड था। हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाइए। तो अभी तो यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, कहाँ सरक गया जी, ये देखिए, यहाँ पर ये एमीन ही तो था, इससे आपने अल्कोहल बनाया, किससे क्रिया करके, HNO2 से क्रिया करके। वही कहानी भैया वहाँ भी कर दीजिए, हो गया आपका काम तमाम। बोलिए तो ज़रा, बोलिए। प्राथमिक एमीन से आपको अल्कोहल बनाना है, कुछ मत करिए, सीधा सीधा आप ले लीजिए RNH2, इसकी क्रिया वही HNO2 से करा दीजिए, जो कि आपको क्या मिलती है बताइए। तो आपको NaNO2 ऑब्लिक HCl की क्रिया से मिलती है। तो आपका बन जाता है ROH प्लस N2 प्लस H2O, ये आपका कंपाउंड बन जाता है। तो आपने बना लिया प्राथमिक एल्कोहल, अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, प्राथमिक एमीन लीजिए,
प्राथमिक अल्कोहल बनाइए। एकदम अति सुंदर बात। पहला नंबर रिएक्शन एल्कीन से बनाना है। अरे तो भैया एल्कीन का तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। एल्कीन पर HOH करा दीजिए ना, आपको अल्कोहल मिलेगा। और क्या मिलेगा? किसकी उपस्थिति में जी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तुरंत ही इस पर जल का योग हो जाता है। योग में आप जानते ही हैं, एक पाई टूटता है, 2 सिग्मा नए बन के तैयार हो जाते हैं। एक जगह पे H जुड़ जाता है, एक जगह पे OH जुड़ जाता है। ये बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल तो ये भी है ना। बस खत्म बवाल, खत्म सवाल। बाकी आप मार्कोनी-काफ नियम भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेज में बताया हुआ है। अब आइए ज़रा यहाँ पे देखिए, एसीटिल क्लोराइड की क्रिया करानी है। सॉरी प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया एसीटिल क्लोराइड और एसीटिक अम्ल से करानी है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण भी लिखना, 1% का अंतर नहीं है। एस्टर बनता है दोनों में, गांठ बांध दीजिए। एस्टर बनता है, एस्टरीकरण इस अभिक्रिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोलते हैं इस अभिक्रिया को। रट लीजिएगा, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण बोलते हैं इस अभिक्रिया को। ठीक है ना। दोनों को कैसे देखेंगे आप, निहारेंगे, समझेंगे। लीजिए ROH, ROH और प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहले आप क्रिया करा रहे हैं, HOOCR मैं लिख देता हूँ उल्टा। तो आपका जानते हैं क्या रिएक्शन होता है, इसका H और इसका OH निकल जाता है और तुरंत ही आपका बन जाता है, देखिए RCOOR, RCOOR, ये आपका बन गया एस्टर। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया हो गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया हो गई। ठीक है, अब यहीं पे आप एसीटिल क्लोराइड ले लीजिए। एसीटिल क्लोराइड, देखिए आपको एसीटिक अम्ल लेना भैया, एसीटिक अम्ल लेना है तो काहे ना आप यहाँ पे कुछ बदलाव कर लीजिए, R हटा के CH3 कर दीजिए, आपका एसीटिक अम्ल बन जाएगा। उसमें कौन महाभारत है, हैं? यहीं पे आप लिख दीजिए भैया CH3 का, लिख दीजिए CH3 लिख दीजिए यहीं पे। देखिए हो गया आपका CH3COOH, तब भी तो वही होगा ना। और एसीटिल क्लोराइड से भी करा दीजिए, मैं उल्टा लिख देता हूँ इस बार, CH3COCl। इसकी क्रिया फिर प्राथमिक अल्कोहल से कराइए, तब इसको उल्टा लिखिए। अगर उसको उल्टा नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं, तो इसको उल्टा लिखिए। फिर वही कहानी बच्चा है। हाँ बच्चा, अब वहाँ पे OH की जगह Cl आ गया जी। कैसे? देखिए तनिको अंतर नहीं है जी। देखिए यहीं पे आपका OH था, OH की जगह भैया वहाँ Cl आ गया है। तो Cl आ गया तो Cl का अच्छा हम ही चली जाता ही, कौन बात बाटे, ले आओ। तो हम कह जाओ, तो CH3 COOR, ये तो आपका एस्टर ही है। तो इस अभिक्रिया को भी एस्टरीकरण बोलते हैं। क्योंकि एसीटिल क्लोराइड से हो रहा है, इसलिए इसे एसिलीकरण भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? एसिलीकरण भी कहा जा सकता है। हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में भर लीजिएगा अपने। हो गया कि नहीं हो गया आपका? देख लीजिए तो, देखिए प्राथमिक एमीन से बना दिया आपने, प्राथमिक अल्कोहल से बना दिया, एसीटिल क्लोराइड से क्रिया करा दिए, एसीटिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए। और इसके प्रमुख उपयोग लिखना है। तो प्रमुख उपयोग में पहला, देसी पौवा बनाने में। पी के लुढ़क जाइए एकदम, देखिए बढ़िया ठंडी में गर्मी आ जाएगी। हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहली पेय बनाने में, अल्कोहली पेय बनाने में। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं स्पिरिट बनाने में, स्पिरिट, स्पिरिट बनाने में। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं गैसोहॉल, गैसोहॉल ये एक ईंधन है, ईंधन है जो पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने के बाद बनता है, जो पेट्रोल में अल्कोहल मतलब एथेनॉल मिलाने के बाद बनता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो पेय बनाने में, स्पिरिट बनाने में और गैसोहॉल बनाने में, ये आपके प्रमुख इसके उपयोग हो गए। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी से सिरका भी बनाते हैं, याद रख लीजिएगा। मतलब एसीटिक अम्ल भी इसके ऑक्सीकरण से बना सकते हैं, तो आप उसे भी लिख सकते हैं इसमें। तो आशा करता हूँ कि ये सारे रिएक्शन आपको एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे ना, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूला करिए। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ये देखिए आपका एक रिएक्शन छूटता जा रहा था, इसको हम कल की क्लास में ला देंगे आपको। यही रिएक्शन मैंने आपको अभी बताया है, एनिलीन से। देखिए फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल तो मैंने आपको पीछे बताया है अभी, एनिलीन से फिनॉल आपको पीछे मैंने बताया। देखिए यहाँ पे यही रिएक्शन तो मैंने आपको बताया।
कहाँ सरक गया जी, देखिए ये एनिलीन से फिनॉल ही तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो एक रिएक्शन वहाँ का आपका हो गया है, एक रिएक्शन वहाँ का आपका हो गया है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आराम से हो गया आपका, और बाकी क्लोरोबेंजीन से बनवा देंगे, वो तो मैंने बता ही दिया। डावा अभिक्रिया पीछे तो आपने पढ़ा ही है, डावा अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की। देख लीजिए यहीं पे ख़त्म भी हो गया ये क्लोरोबेंजीन C6H5Cl NaOH से आप उच्च दाब और उच्च ताप पर क्रिया कर दीजिए, यहाँ पे डावा अभिक्रिया लिख दीजिए, काम हो जाएगा और आपका बन जाता है C6CH5OH। मैंने कई बार आपको बता रखा है, इसलिए हो गया काम इसका ख़त्म। HNO3 से आपका फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बन जाता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कई बार मैंने पढ़ाया है, पीछे जाइए क्लासेज में देखिए, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल का अपचयन कराना है, जिंक चूर्ण के साथ। तो जब भी आप देख लीजिए फिनॉल को आप जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, फिनॉल को आप जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो इसका OH समूह गायब हो जाता है, OH समूह गायब हो जाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप OH समूह का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करिएगा, आप OH को गायब होता हुआ पाएंगे, OH को गायब होता हुआ पाएंगे। कैसे होता है, यहाँ से ये O इसके ZN को लेके फरार बन जाता है ZNO, और बाकी उस रिंग के पास उसका हाइड्रोजन पुनः मिल जाता है, जिससे आपको मिल जाती है बेंजीन। क्या मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है। तो इस अभिक्रिया में आपका फिनॉल से बेंजीन भी बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने अभी समाप्त ही कर दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद। और शेयर भी करते रहिए, शेयर करवाते भी रहिए। थोड़ा इसको कम से कम 1000 तो बढ़ाइए।